सबसे पहला मेरा सवाल, क्या आपकी हाथों में जिद की लकीरें हैं? हाँ या ना? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आपकी हाथों में जिद की लकीरें हैं? मेरे ख्याल से मेरा यस नहीं, जिद की लकीरें हाथ में नहीं होती है। सबका जवाब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। तो जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं है हाथ की लकीरों में, उसे हासिल करना सीखो। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी बाय बर्थ ही जिद्दी होते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे अपनी माँ के गोद में आने की जिद होती है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने चूज के हिसाब से खिलौने लेने की जिद होती है। और इस प्रकार बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है तो अपने उम्र के हिसाब से उसकी जिद बदलती रहती है। हर व्यक्ति जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, पर जीतता कौन है? वही जिसने भीड़ से कुछ अलग करने की ठानी है। इसलिए हम सब में भी एक ऐसी जिद होनी चाहिए जिससे हम सभी को ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सके। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है आप लोग को क्या है? आपकी जिद, आपका पागलपन, आपकी भूख। दोस्तों याद रखो, जिन लोगों ने भी सफलता हासिल की है, आपको क्या लगता है? उनका काम हम लोग के काम से कोई अलग था? या जैसे हम आम आदमी हैं, तो इतिहास रचने वाले भी आम आदमी थे। क्या थे धीरू भाई अंबानी? पकोड़े ही बेचते थे। क्या थे नरेंद्र मोदी जी? चाय ही बेचते थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने इतिहास रच डाला है। तो वो भी आपकी और मेरी तरह एक आम आदमी है, कोई वो दूसरी ग्रह से नहीं आए हैं। तो सफलता आपको नहीं ढूंढेगी, आपके खुद के अंदर एक जीतने की जिद होनी चाहिए और उसे आपको बाहर निकालना होगा और यही जिद आपको जीत का रास्ता दिखलाएगी। जीत के जिद के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो और सपने में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये रास्ता कहाँ जाता है? तो संत ने जवाब दिया, ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता है। तो आपको बताइए आपको जाना कहाँ है? तो व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो संत ने कहा जब तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, तो फिर रास्ता कोई भी हो भाई, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? भटकते रहिए। ठीक इसी प्रकार हम लोग वेस्टेज जॉइन तो कर लेते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं रखने के कारण हम हमारा लेवल अचीव नहीं होता है या जैसे हमारी टीम काम नहीं कर पा रही है, तो इसमें गलती किसकी है? ऑफ कोर्स हम लोगों की। हमें अपनी टीम से डेली फ़ॉलो अप करना चाहिए और अगर इस बार जैसे लेवल नहीं अचीव हुआ, तो असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। ठोकर खाकर ही इंसान ऊपर उठता है। चलिए वैसे से हटकर ही मैं कुछ बात कर लेती हूँ। क्या आप अपना कोई भी काम शुरू करते हो, तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका ये काम 100% चलेगा? तो फिर क्या आप अपने इस काम को बंद कर दोगे? जिसमें आपने अपनी पूरी पूँजी लगाई है, स्टाफ लगाए हैं, दुकान का भाड़ा लग रहा है, बिजली की बिल लग रही है। तो इस काम के लिए जब अपना हम स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट रख सकते हैं, तो वेस्टेज में क्यों नहीं रख सकते हैं? मुझे एक और बात बताइए, जब सपने हमारे इतने बड़े होते हैं, तो संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं? हमारा असली लक्ष्य क्या है? अपनी कीमत बढ़ाना। जिस दिन तुम्हारी खुद की कीमत बढ़ गई, उस दिन तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा, जो आप चाहते हो। जीतने की जिद क्या होती है? जिद क्या होती है कि जिद अगर जीतने की हो, जीतने की जिद क्या होती है कि अगर आपकी जिद जीतने की होती है तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। सपने पूरे कैसे नहीं होंगे? आप जिद पर तो अड़ो, उनको पूरा करने के लिए। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद करने का जिद रखता हो। जिद का मतलब बच्चों जैसी जिद नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूने की जिद, अपने लक्ष्य को भेदने की जिद, अपने सारे सपने पूरे करने की जिद। जिद का अर्थ हुआ अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेटकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए किया गया दृढ़ संकल्प और इसी संकल्प शक्ति से असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। अगर आप हार नहीं मानते हो तो यही आपकी जिद आपको एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। जिद तो जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, तभी से शुरू है। सतयुग में भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को मार गिराया। यहाँ जिद हमें ये दर्शाती है कि आप अपनी नकारात्मक सोच को बदल लो, नहीं तो हिरण्यकश्यप के जैसे एक दिन हमारा भी वध हो जाएगा। बहुत लोगों का कहना है, जिंदगी तो एक ही मिली है, हम लोग क्या क्या करें? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी तो बहुत मिली है, मौत एक मिली है।
तो अब त्रेता युग में भगवान राम ने जैसे अहंकारी रावण का वध किया, यहाँ भी श्री रामचंद्र जी ने रावण के घमंड का नाश किया। देखिए, जैसे समुद्र को घमंड है कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, लेकिन एक तेल की बूंद उसमें तैर कर निकल जाती है। अब चलते हैं द्वापर युग में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिद से अपने ही दुष्ट मामा कंस का वध किया। तो मतलब जिद तो क्या है, हर युग में लोगों के पास रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत लोगों से ये सुना है कि अगर सफलता पानी है तो आपको अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कोई कहता है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी तगड़ी होनी चाहिए, तो ये वाली स्किल होनी चाहिए, वो वाली स्किल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अलग-अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा। पर मेरी नज़र में एक ही स्किल है जो आगे बढ़ने के लिए है, और वो है जिद, भूख और पागलपन। और मैं आपको बता दूँ, ये स्किल आपको खुद ब खुद डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज़्यादा कैसे लगेगी कि कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई कोच आपको जिद्दी नहीं बना सिखा सकता, कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता, ये अंदर से ही आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको 2 नाम आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। इनके पास क्या क्वालिटी है मुझे नहीं पता है, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी है, महाजुनूनी, महाजिद्दी। इतने जिद्दी कि इनको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी को घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हजूर बल्ले से दिल्ली फिरोजशाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटक रणजी मैच के बीच रन बना रहा है, क्योंकि टीम को रन की जरूरत थी। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है, उसने पिता की अंत्येष्टि करने के बाद, यानी एक दिन के बाद, केन्या के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैच खेल रहा है। एक ही दिन के बाद, जस्ट वन डे। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों को तो जुकाम भी आ जाता है तो हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मैं आज थका हूं, मैं कल करूंगा, ये वो। लेकिन ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है, लेकिन अपने ड्रीम्स, अपने जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया में मशहूर हो गए हैं। अब यहाँ देखिए, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, उन्हें क्रिकेट की दुनिया का भगवान माना जाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस रत्न के लिए सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर। बहुत सारे रत्नों से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो ये क्या, ये कोई दूसरे ग्रह से आए थे? इनका जन्म और स्पेशल हुआ था? ये भी आपकी और मेरी तरह अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे, और कोई दूसरे ग्रह के व्यक्ति ये नहीं थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे वेस्टेज में भी चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, चाहे लीडिंग लेडीज हो, चाहे फिर लाखों की जो अर्निंग ले रहे हो, कार अचीवर, फॉरेन ट्रिप अचीवर या हाउसफंड ले रहे हो, ये लोग भी आपकी और हमारी तरह आम आदमी हैं, लेकिन इनके अंदर की जिद थी, भूख थी और पागलपन था। हमारे वेस्टेज में जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन सभी की स्टोरी आपने सुनी होगी, या जिन्होंने नहीं सुनी है तो जरूर सुने, क्योंकि उनके सफर में भी कितनी रुकावटें आई, कितनी परेशानी आई, लेकिन ये लोग नहीं रुके। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, रुकना नहीं है, लगातार चलना है। रुकावटें आएगी, संदेह करने वाले लोग होंगे, मिलेंगे आपको, लेकिन हमें रुकना नहीं है। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज के चलते रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जिनके एक ऑटोग्राफ के लिए लोग तरसते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की, जिनकी पहली फिल्म सुपरहिट जंजीर होने के बाद उनकी 17 मूवी उनकी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने जिद से बड़े हो जाते हैं। कूली फिल्म में एक शॉट के कारण आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उनकी आंख फट गई थी। जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। ठीक होने के बाद उन्होंने बहुत सारी मूवी उनकी हिट गई। क्यों हिट गई? उनके अंदर जीतने की जिद थी, उनके अंदर जीतने का भूख थी, उनके अंदर जीतने का पागलपन था। अब मैं एक और एक सत्य कथा आपको बताने जा रही हूँ। ये कोटा के श्री राजेश महेश्वरी 1988 में अपने पिताजी के नाम से लक्ष्मी नारायण महेश्वरी के नाम से अपना ट्यूशन क्लास शुरू किए थे। केवल साइंस ही पढ़ाते थे। वहां से 8 बच्चों के साथ इन्होंने अपने कोचिंग क्लास शुरू किया।
फिर इनके बाकी के भाइयों ने भी इनके साथ ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे इन्होंने पीएमटी कोचिंग क्लास शुरू किया। कंपटीशन ज्यादा होने के कारण इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1998 में 2800 बच्चों की क्लासेस चलती थी, केवल पीएमटी की। दूसरे इंस्टीट्यूशन वाले टीचर को ज्यादा सैलरी देकर ये एलएनटी वालों के टीचर को अपने पास करने के कारण ये राजेश जी मैसूरी डाउन में चले गए। स्पेस भी नहीं था इनके पास में ज्यादा के बच्चे को पढ़ा सके। उस जमाने में इनके पास मारुति 800 कार थी, उसको बेचकर नए बिल्डिंग को रेंट पर लिए और कोचिंग क्लास को बढ़ाया। फिर धीरे धीरे इंजीनियर और पीएमटी दोनों की कोचिंग क्लास इन्होंने शुरू की। इनके कोचिंग क्लास से बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे। धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ने लगे। 1998 से आज 1998 से लेकर आज इनका नेटवर्क $1 बिलियन है और कोटा को एजुकेशन हब एलन ने बनाया, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही था, खोजेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, हमें अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाना पड़ेगा। अपने हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो और उठो और जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। और बहाना नहीं बनाना है। आप लोग हमेशा यही कोशिश कीजिए कि बहाना नहीं बनाए कोई प्रकार का। या तो आप बहाना बना लो या अपने आप में बदलाव लाओ। चुनना आपको है, डिसीजन आपका है। बहाना हमेशा आपके लिए रहेंगे, अवसर नहीं आएंगे। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। हम लोग वेस्टेज में आते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे बहाने हो जाते हैं। कोई कहता है कि फुर्सत नहीं है। अगर किसी को अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं, मेरा तो सारा सामान मेरे सासू जी लाती है। कोई कहते हैं, बहुत लोगों को बोलकर देखा ज्वाइन नहीं होते हैं। कोई कहते हैं ठीक है ज्वाइन तो हो जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप मेरी टीम बनाओगी तो मैं ज्वाइन हो जाऊं। मतलब बहाने बहाने। आपने देखा होगा जानवर भी अपनी टीम बना देते हैं। एक बतख जब चलती है तो उसके पीछे पीछे लाइन से सारी बत्तखें चलती रहती है। चींटियां जब दीवार पर चलती है या फिर नीचे अन्न का दाना को मुंह में लेकर चलती है तो लाइन से देखिए सारी चींटियां उनकी एक चींटिया के पीछे पीछे चलती रहती है। तो मतलब कि जानवरों का भी देखिए अपना लक्ष्य होता है, उनका अपना गोल होता है, वे कभी बहाना नहीं करते। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जानवर भी अपनी टीम कैसे बना लेते हैं। एक दिन मेरी फ्रेंड आसमा चिकन मार्केट गई। वहां उसने आधा किलो चिकन लिया और चिकन मार्केट से जब आसमा बाहर निकली तो चिकन मार्केट के पास एक कुत्ता था बाहर में। वो कुत्ता आसमा के चिकन के बैग को देख रहा था। देख कर वो अपनी जीभ को लपलपाने लगा। अब आसमा सोची कि भाई ये चिकन मैं उस कुत्ते को दूं या भागूं। तो आसमा ने भागने का विचार किया और वहां से भागने लगी। कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगा। आसमा आगे कुत्ता पीछे, आसमा आगे कुत्ता पीछे। उस कुत्ते को 60 केजी की आसमा नहीं चाहिए थी, आधा केजी मुर्गी चाहिए थी। तो उस कुत्ते का ड्रीम क्या था? उस कुत्ते का ड्रीम आसमा नहीं थी, चिकन थी। उस कुत्ते का गोल क्या था? उस कुत्ते का गोल चिकन था। उस कुत्ते का एम चिकन था। उस कुत्ते का टारगेट चिकन था। इसलिए वो कुत्ता आसमा के पीछे भाग रहा था। आसमा आगे जा रही थी, कुत्ता पीछे भाग रहा था। भागते 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 राइट साइड में एक पान की दुकान थी, वहां और 4 कुत्ते बैठे हुए थे। बताइए, अब यहाँ बताइए, अब कुत्ता तो कुत्ता का साथ ही देगा, आसमा का या आसमा का? 100% कुत्ता कुत्तों का ही साथ देगा। अब 5 कुत्ते आसमा के पीछे हो गए। अब वो 5 कुत्ते का ड्रीम क्या था? चिकन। उस 5 कुत्ते का गोल क्या था? चिकन। उस 5 कुत्ते का टारगेट क्या था? चिकन। उस 5 कुत्ते को आसमा नहीं चाहिए थी, आधा केजी उसको मुर्गी चाहिए थी। अब वो 5 कुत्ते का स्पीड और बढ़ गया और आसमा भी खूब अपने फुल स्पीड में आगे भागे जा रही थी। 5 कुत्ते पीछे भाग रहे थे। लाइफ साइड में एक ढाबा आया और उस ढाबे के पास 4 कुत्ते और बैठे थे। अब ये 4 कुत्ते और बैठे थे। अब ये 4 कुत्ते भी उन 5 कुत्तों का साथ दिया। अब 9 कुत्ते अपने फुल स्पीड में पीछे भागने लगे। किसके पीछे? ऑफ कोर्स आसमा के। और इन 9 कुत्तों को भी 60 केजी की आसमा नहीं, आधा केजी मुर्गी चाहिए थी। इन 9 कुत्तों का भी गोल क्या था? इनको एम क्या था? टारगेट क्या था? ड्रीम क्या था? चिकन, आसमा नहीं। तो कुत्तों ने भी 9 लोगों की टीम बना ली। तो हम तो देखिए इंसान है। जिस वक्त कुत्ते ने चिकन मार्केट के पास आसमा के हाथ में चिकन की बैग देखी, उस दिन कुत्ते ने चिकन को अपना गोल बनाया। उस गोल पर क्लियर एंड कट फोकस था और वो कुत्ता फोकस पर फोकस करता गया। तो राइट साइड पर जो 4 कुत्ते बैठे थे, उन्होंने सोचा भाई ये क्यों भाग रहा है?
तो हम भी भागे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फिर लेफ्ट साइड के 4 फ्रेंड्स, यानी यही सोचा, जो 5 कुत्ते भाग रहे थे, वो सोचा भाई ये लोग क्यों भाग रहे हैं? तो हम भी भागे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वो 4 कुत्ते भी उन 5 को ज्वाइन कर लिया। यार जब हमारा गोल क्लियर एंड कट हो, जब उस गोल पर हमारा फोकस क्लियर एंड कट हो, तो हम लोग के पास नहीं जाएँगे, लोग हमारे पास खुद ना खुद आके ज्वाइन करेंगे। माय डियर फ्रेंड, जिद अगर जीतने की हो, तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। आप ये स्लाइड देख के आप तो जान गए होंगे कि ये कौन है? ये है हमारे भारतीय टीम क्रिकेट के युवराज सिंह। आपको मैं बता दूं कि युवराज सिंह कैंसर के बाद भी इन्होंने कमाल किया। कैंसर कैंसर से लड़ने के बाद भी 6 सालों के बाद इन्होंने शतक लगाया। कटक वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 15 रनों से हरा दिया था और उस जीत के हीरो थे युवराज सिंह। अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली। कैंसर को मात देने के बाद युवराज सिंह की पहली बड़ी कामयाबी। माय डियर फ्रेंड, कैंसर सुनकर ही बीमारी से डर लगता है, लेकिन युवराज सिंह ने उसको भी मात दे दिया। और आप और हम छोटी-छोटी बीमारियों को लेकर रोना गाते हैं। फूड सप्लीमेंट्स है ना वेस्टेज के, है ना? हाँ, तो खाइए और अपने जुनून के साथ और अपने जिद के साथ, अपनी भूख के साथ अपनी मंजिल को पाइए, राइट? एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर कुछ भी करने का पैशन बचपन से होता है, लेकिन अधिकतर लोगों का बचपन अपने माता-पिता के हिसाब से शुरू होता है। सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। सोच यही होती थी पेरेंट्स की, अभी भी होती है कि पढ़ लिख लो, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो देखिए पढ़ाई-लिखाई के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो बेचारे गरीब तो कोई पढ़ ही नहीं सकेंगे। अरे भाई अच्छी एजुकेशन के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो अगर पैदा गरीब में हुए तो इसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरोगे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे, क्योंकि तुम खुद अपने हालातों के सुधारने या बिगाड़ने के जिम्मेदार होते हो। दुनिया में कई ऐसे लोगों की कहानी सुनने को आपको मिलेगी, जो कि वो अपने बुरे से बुरे हालातों को पार करके सफलता की सीढ़ियों को चूमा है। लेकिन मौत को मात देके आसमान को छूने वाले तो चुनिंदा लोग हैं। मौत से डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ मौत को हराया, जिन्होंने सिर्फ मौत को ही नहीं हराया है, बल्कि अपने सपनों को पूरा किया है। ऐसा इतिहास रच दिया और जिससे कोई मिटाए नहीं जा सकते हैं। चलिए आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने यमराज को चुनौती देकर मौत को हराया और ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज उस इस इंसान के नाम को बच्चा-बच्चा जानता है। शायद कहानी सुनते-सुनते आप इस इंसान को जान जाओगे। तो आज के 37 साल पहले की बात है, 5 फरवरी 1985 में यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पुर्तगाल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ, जो शायद पैदा होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देता। शायद आप सोच रहे होंगे उसे कोई बीमारी होगी, लेकिन नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उस बच्चे को। जब वो पेट में था, तब उसके माँ-बाप उसे मारना चाहते थे, मगर जानबूझकर नहीं। उनकी सबकी बड़ी मजबूरी थी, गरीबी, कष्ट। इस बच्चे की माँ लोगों के घरों में जाकर खाना बनाती थी और इसके पिता शहर की म्युनिसिपैलिटी में माली का काम करते थे। इस बच्चे के जन्म से पहले इनको 2 बेटे और 1 बेटी पहले भी थी। अपने 3 बच्चों के साथ कच्ची छत वाले टीन के मकान में रहते थे। माँ-बाप को इन 3 बच्चों के लिए भी 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल हो रहा था पालने के लिए और उसमें फिर ये चौथा बच्चा को लेकर वो माँ प्रेग्नेंट थी। 3 बच्चों को पालने में ही जान निकली जा रही थी, तो चौथे बच्चे को मैं कैसे पालूँगी? उस माँ ने सोचा, उस माँ ने इसलिए दिल पर पत्थर रखकर एबॉर्शन कराने का सोचा और डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने एबॉर्शन करने से मना कर दिया। वो 2-3 डॉक्टर के पास गई, सबने मना कर दिया कि नहीं एबॉर्शन नहीं कर पा सक हो सकता है। लेकिन उस माँ को अभी चिंता खाई जा रही थी कि जन्म के बाद बच्चे को क्या अच्छा भविष्य मिलेगा। पहले ही 3 बच्चों के भविष्य डामाडोल है। फिर उस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन किसे पता था इस बच्चा का पैदा होना माँ की खुशनसीबी होने वाली है। लेकिन किसे पता था जिस बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता में थी, वो भविष्य का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्लेयर बनने वाला है। लेकिन आज जिसे हम सुपरस्टार प्लेयर के रूप में जानते हैं, तो उनका सुपरस्टार बनने तक का सफर उतना आसान नहीं था। उसके जन्म की तरह उसका सुपरस्टार बनने का सफर बड़ी-बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ था। ये बच्चा बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। जब ये छोटा था तो ये बहुत कमज़ोर था पढ़ाई में। लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि जो पढ़ाई कर पाए वो ही झंडे गाड़ेंगे। किसी जो पढ़े नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, क्या वो झंडे नहीं गाड़ सकते हैं? तो वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर किसी के पास किसी ना किसी रूप में, स्किल के रूप में टैलेंट मौजूद रहता है। बस सही वक़्त आने पर उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और जो इंसान जितनी जल्दी अपने खुद के अंदर के हुनर को जान जाएगा, वो उतने ही जल्दी उस फ़ील्ड का महारथी बनेगा। इस बच्चे का टैलेंट फुटबॉल खेलना था। शायद आप जान गए होंगे, ये बच्चा कौन था? बहुत छोटी उम्र में ये बच्चा फुटबॉल खेलने के टैलेंट को जान गया था। टैलेंट का मतलब बहुत सीधा-सा है। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ ये बच्चा कौन था, स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस चीज़ को आपको इतना इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, अगर उसकी जी-जान से प्रैक्टिस की जाए तो वही टैलेंट बन जा वही वही आपका टैलेंट बन जाता है। ठीक इसी तरह इस बच्चे को फुटबॉल खेलने के अलावा कोई दूसरी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं था। उसे क्या पता कि उसकी यही जिद, उसकी यही भूख, उसकी यही पागलपन एक दिन उसकी मंजिल तक उसको पहुँचा देगा। नतीजा ये था कि मात्र 7 साल की उम्र में ही उसे फुटबॉल क्लब में खेलने का मौका मिल गया। उसकी जबरदस्त स्किल को देखते हुए सिर्फ 11 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में उसको शामिल कर लिया गया। फुटबॉल के इस जुनून की वजह से उसको अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। परिवार से इतना डीपली जुड़ा होने के कारण जाते वक़्त वो बहुत रोया, पर उसे पता था कि परिवार को दुःख की घड़ियों में मुझे ही बाहर निकालना है। गरीबी क्या है, दुःख क्या है, कष्ट क्या है, इस बच्चे ने बहुत नज़दीक से देखा था, बहुत करीब से देखा था। अभी इस बंदे का जुनून देखिए सर पे चढ़ के बोल रहा था, लेकिन देखिए उसके लाइफ में एक इतनी बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। 15 साल की उम्र में उसे पता चला कि उसको दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, फुटबॉल खेलना बंद कर दो, हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी तुम्हारी। जिससे तुम्हारा बचना देखिए मुश्किल भी हो सकता है। तो अब इसके पास 2 ऑप्शन था, पहला फुटबॉल और दूसरा उसकी जान। उसने फुटबॉल के लिए अपनी जान दाँव पर लगा दी। कहते हैं ना ज़िंदगी से लड़कर अगर खुद का हौसला बुलंद रखा जाए तो मौत भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। उस लड़के ने तो जान के आगे अपने पैशन को चुना, मौत को तो उसके सामने रुकना ही था। उसने सर्जरी करवाई और मौत के मुँह से बाहर निकल कर आया। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद उसने अपने पूरे जोश के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस की। 18 साल की उम्र में उसको एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब ने 24 मिलियन यूरोज़ की भारी रकम के साथ उसे खरीद लिया। उस वक़्त किसी भी 18 साल के प्लेयर को दी गई ये सबसे बड़ी रकम थी। अभी कामयाबी की राह शुरू हुई थी कि उसकी लाइफ में एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी फिर सामने आ गई। 2005 में ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उनको हिला के रख दिया क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीब थे। हर बात अपने पिता को शेयर करते थे और उनके पिता भी उनका बहुत सपोर्ट करते थे। तो उस वजह से वो अंदर से टूट गए थे। लेकिन फिर अपने पिता की मृत्यु के 3 साल बाद फिर उन्होंने फुटबॉल स्किल ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा महँगा प्लेयर बना दिया। उसकी कोच बता रहे थे, देखिए सबसे बड़ा महँगा जब ये प्लेयर बना, तो इनकी क्या जुनून थी, क्या इनका पागलपन था, क्या इनकी भूख थी, क्या इनकी प्रैक्टिस थी। कोई भी काम के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिएगा, हमें सिस्टम से चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते हो। उसके कोच बता रहे थे कि एक बार रात में कोच वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो रात में पेड़ों के पास में इनको प्रैक्टिस करते हुए देखे, आधी रात को। तो दोस्तों इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी आज ये खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है, रोज़ जिम में जाकर एक्सरसाइज करता है। इसी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से उसने फुटबॉल में ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए, कोई कोई भी प्लेयर इस रिकॉर्ड के आस-पास आने का बस उनका सपना रह गया है। इस बंदे ने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डॉर भी जीता है, वो भी 1 या 2 बार नहीं 5 बार जीता है। तो ये क्या थे, ये अब आप तो पहचान ही गए हैं, फुटबॉल के एक खिलाड़ी हैं। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल का रिकॉर्ड ब्रेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मौत के मुँह से सफलता की सीढ़ियों तक चुनने की इनकी कहानी। माय डियर फ्रेंड, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीतता वो है जो डरा नहीं है। इसलिए हमारे गौतम बालीजी सर भी यही बात कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। गौतम बालीजी सर की कहानी भी सबको पता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं आपको फिर से सुना सकती हूँ। अगर आप ना भी बोलेंगे तो फिर मैं आपको फिर सुना देती हूँ। चलिए देखिए एक बच्चा जब छोटा था तो उसकी माँ ने पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो उस बच्चे का जवाब था भाई बिज़नेसमैन। तो माँ ने कहा तेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और तू कह रहा है बिज़नेसमैन बनूँगा। हमारे खानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है। जिनके खून में बिज़नेस नहीं होता है तो वो सफल नहीं होते हैं। तो हमें जॉब करना ही चाहिए। लेकिन बच्चा भी फिर थोड़ा जब बड़ा होता है तो फिर माँ पूछती है कि बेटा क्या बनोगे? बेटे का जवाब था भाई बिज़नेसमैन। तो माँ ने बेटा को बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा देख तेरे पापा रिटायर हो जाएँगे, उनको पेंशन के पैसे मिलेंगे, हमें घर भी बनाना है, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है और तुम्हें बिज़नेस शुरू करने की लगी है, हम पैसे कहाँ से लाएँगे?
इसलिए तुम नौकरी करो। देख तेरे चाचा का बेटा कह रहा था वो पायलट बनेगा, तो तू भी कुछ इस तरह की सोच रखना, पायलट बन, इंजीनियर बन, तू एमबीए कर, जो भी कर, लेकिन बिजनेस मतलब ये बिजनेसमैन नहीं बन, तू कुछ जॉब कर। तो उस बच्चे की माँ ने बड़े बड़े पंडितों को कुंडली दिखाई, तो जानते हैं पंडित ने क्या कहा, भाई इस बच्चे की किस्मत में, तो इस बच्चे की किस्मत में बिजनेस नहीं है। आज उस बच्चे की जिद ने अपना ग्रुप 500 करोड़ से ऊपर का कर दिया है। पंडित क्या देखा, माँ ने क्या सोचा, वो महापुरुष की जिद थी कि मैं बिजनेस करूंगा। तो उनका कहना था कि जिंदगी में कुछ बदलना है तो सोचने की हिम्मत तो करो, अपने सोच के तरीकों को बदलो, उससे आपको अच्छा सुनाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, अच्छा बोलोगे और आप हमेशा सफल होगे। और वो आज खुद ही नहीं बने बड़े बिजनेसमैन, बहुत लोगों को उन्होंने बनाया। तो एक अंगूठा छाप भी आज उनकी कंपनी में लाखों कमा रहे हैं, एक हाउसवाइफ भी उनकी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर है। आज वो केवल इंडिया ही नहीं, बहुत सारे देशों में अपने बिजनेस का नेटवर्क फैला चुके हैं। एक अंधा, एक बहरा उनकी कंपनी में लाखों की बिजनेस ले रहा है। अब आप, हमारे गौतम वाली जी हमारे वेस्टिज कंपनी के फाउंडर हैं, जो पंडित ने भी इनको मना कर दिया कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। उनकी कुंडली देख के, कुंडली क्या करेगी, आपके अंदर की जिद होनी चाहिए, आपके अंदर की भूख, आपके अंदर की पागलपन होना चाहिए। फिर लक्ष्य तो आपके सामने है, मंजिल का गुम्बद आपको आपके सामने दिखेगा। तो शायद आपकी हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी जीतने की जिद, आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। अब ना रुकना है ना झुकना है, जो भी टारगेट है हर हाल में उस तक पहुंचना है। थैंक यू मैम, ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बनी आपके सेशन ने तो ऐसा हम लोगों को आईना दिखा दिया है कि हम जो यहाँ से चाहते हैं और हमारी मेहनत और जो लोगों ने मेहनत की है उसमें कितना डिफरेंस है। हमारे पास सुनाने जैसा कुछ है ही नहीं कि हमने ऐसा कुछ किया है वेस्टीज में आकर या अपनी लाइफ में, और यहाँ आपने एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं, और लास्ट में जो रोनाल्डो का आपने दिया है वो तो लिटरली शायद इतनी ज्यादा कहानी मुझे भी उनके बारे में नहीं पता थी जो आज आपके सेशन के द्वारा पता चली है। तो वंस अगेन थैंक यू सरोज जी, थैंक यू सो मच। और अभी थैंक मैं यू मैम। ऑप्शन ओपन कर रही हूँ बाकी सभी मेंबर्स के लिए, और हमारे पास इस मीटिंग के लिए सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम है। ऑप्शन ओपन है, आपके कमेंट्स का वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सरोज मैम, बहुत बहुत अच्छा सेशन था एंड प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से आपने बनाया है, प्रेजेंटेशन भी। एंड आपकी आवाज में, मतलब दमदार आवाज, इतना अच्छा सेशन लगा, ऐसा लग रहा था अभी और चलता रहना चाहिए, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। एंड